फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि कोरोना के चलते संपूर्ण देश में पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण जो भी क्लास चल रहे हैं, कोचिंग स्कूल सारे बंद है। तो अगर आप अभी भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप को सब्सक्राइब करें और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। साइंस का क्लास भी चल रहा है, मैथ का भी चलता है और जीएस का भी चलता है। आप जो भी पढ़ना चाहे यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। वस्तु कहीं और कहीं अगर फोकस पे हो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आज का टॉपिक हमारा ये है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण एक कॉन्वेक्स मिरर जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका जो पेंटिंग किया हुआ भाग होता है वो धंसा हुआ होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में, उत्तल दर्पण में ये पी जो है, पी यानी कि पोल, उसको ध्रुव कहते हैं, और फोकस जिसको हम एफ से सूचित करते हैं, और वक्रता के जिसको हम सी से सूचित करते हैं। इसमें जो किरण आ रही है, देख सकते हैं आप डायग्राम में, एपी जो हुआ वो इंसिडेंस रे यानी आपतित किरण हुआ, और रिफ्लेक्ट के बाद ये जो पी एच जो किरण है वो परावर्तित किरण है, और आपतित किरण और आप ये एक्स जो है, ये मुख्य अक्ष जो है, इसमें अविलंब का काम करे, नॉर्मल का काम करे। यानी कि यहाँ पे आई जो हो गया आपतन कोण हो गया, और आर जो हो गया परावर्तन कोण हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर चालक, स्कूटर या बस में साइड मिरर के रूप में, जब भी अगर बाइक चलाते हो तो आप देख सकते हैं कि बगल में जो साइड मिरर यानी कि बैक से या पीछे से जो गाड़ी आती है उसको देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है, साइड मिरर, वो उत्तल दर्पण होता है। और इस दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि वह वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनाता है, और इसका क्षेत्र भी विशाल होता है, जिससे प्रतिबिंब ज़्यादा, वस्तु का विशाल क्षेत्र ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ही इमेज बनता है, और छोटा छोटा होता है, जिससे हम बहुत सारे क्षेत्र के गाड़ी या जो भी है वस्तु उसको देख सकते हैं, देख पाते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किया जाता है। और परावर्तक लैंप क्यों किया जाता है? क्योंकि विस्तार क्षेत्र इसका अधिक होने के कारण यह प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैला देता है। अगला है समतल दर्पण। हमने पिछले क्लास में अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, आज हमने देखा उत्तल दर्पण के बारे में। क्योंकि गोलीय दर्पण में पढ़ा था कि दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। हमने और भी पढ़ा था कि दर्पण दो प्रकार का, पहला होता है गोलीय, दूसरा समतल। तो अब देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण में एक और धातु की पतली परत चढ़ी होती है, और किरण क्षय को रोकने के लिए लेप लगाया जाता है या लेप किया होता है। इसके दूसरे भाग में चांदी की परत या पारे की लेप लगी होती है, पारे की परत जो होती है, जो परावर्तक सतह का कार्य करती है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपतित किरण दिया हुआ है, जिसे हम आई से सूचित करते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण आर, कैपिटल आर है, कैपिटल आई, और अविलंब है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, जिसको हम एन से सूचित करते हैं। और आपतन कोण, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आई से सूचित करते हैं। और अगला है परावर्तन कोण, यानी अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आर से सूचित करते हैं। अब हम इसका प्रयोग देखते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला उपयोग है, समतल दर्पण का उपयोग मुंह देखने यानी अपना चेहरा देखने के लिए, अपना फेस देखने के लिए शीशे के रूप में होता है समतल दर्पण का प्रयोग। दूसरा, समतल दर्पण का उपयोग वैज्ञानिक उपकरणों में किरण का पथ मोड़ने व कोणों को मापने के लिए, कोण यानी एंगल होता है वो,
उसको मापने के लिए किया जाता है। और नंबर 3 है समतल दर्पण का उपयोग बहुरूपदर्शी पारदर्शी के रूप में किया जाता है। अब हम अगला टॉपिक है कि गोलीय दर्पण के लिए किरण रेख, यानी जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो 4 तरह का किरण रेख होता है। उसी 4 किरण रेख से वस्तु हमारे कहीं पर भी हो, या अगर फोकस पे हो, सेंटर पे हो, इन्फिनिटी पे हो, कहीं पर भी वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब हम उसी 4 किरण रेख से में से 2 किरण रेख का उपयोग करके प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि दर्पण के लिए किरण रेख की बनावट ये क्या होता है। तो अवतल या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए वस्तु से चलकर दर्पण पर जाने वाली आपतित किरणें एवं उनसे प्राप्त संगत किरणों का उपयोग करते हैं, उसी को कहते हैं किरण रेख। अब ये इसमें होता है कि 4 प्रकार की किरण रेख होते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 ही का उपयोग करके प्रतिबिंब बनाते हैं। अब उन 4 किरण रेख को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से किरण रेख होते हैं। पहला हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर किरण। इसमें होता है कि दर्पण के आप देख सकते हैं डायग्राम में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दिया हुआ है। अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दर्पण के ये परिभाषा कहता है इसका कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से गुजरती है। अब इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर अवतल दर्पण है तो गुजरती है, और अगर उत्तल दर्पण उत्तल है तो गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें डॉट लाइन से मिलाया जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें डॉट लाइन से मिलाया गया है, ठीक ये गुजरती हुई प्रतीत होती है। अगर अवतल दर्पण है तो गुजरती है, और उत्तल दर्पण है तो डॉट लाइन से दर्शाया जाता है। अगला है कि फोकस की दिशा में आपतित, यानी कि जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, सीधा उल्टा है, पहले जो नियम है उसका सेम उल्टा हो जाता है। पहला नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर किसी दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से कोई गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये कहता है नियम कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। अगला है वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो वहाँ पर नॉर्मल के रूप में जाती है, यानी कि वह उसी दिशा में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण नॉर्मल पे जाती है, 90 डिग्री कोण बनाकर जाती है, तो सीधा वापस उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। यानी होगा कि चूंकि वक्ता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है, इसलिए जो किरण दर्पण के वक्ता केंद्र की दिशा में पड़ती है वह दर्पण पर लंबवत होती है, और लंबवत होने के कारण परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं आपतित किरण भी है और परावर्तित किरण दोनों एक ही रेखा पे है, यानी कि उसी जिस दिशा से आती है उसी दिशा में, उसी रेखा में, उसी पथ पे वापस लौट जाती है। अगला है नंबर 4 और अंतिम किरण रेख, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। यहाँ पे होता है कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पे आपतित होती है तो जितने एंगल बनाकर आपतित होती है उतने एंगल बनाकर वापस लौट जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण परावर्तन के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के बराबर कोण बनाती है, यानी कि आपतित किरण जितने कोण पे आपतित किरण यानी कि प्रकाश की किरण आपतित होती है उतने कोण बनाकर वापस लौट जाती है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न स्थान पर वस्तु रखा हो अवतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहला दिया हुआ है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वो काल्पनिक होगा। इसको ध्यान से देख सकते हैं हमने पिछले क्लास में बताया था, पिछली वीडियो में, कि प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब वो उसे हम डॉट लाइन से दर्शाते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे हम सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है उसे डॉट लाइन से दर्शाया गया है, और प्रतिबिंब का नाम है AB। और ऐसा प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है और वस्तु से
बड़ा होता है। अगला है, इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा वस्तु होगा ए बी और प्रतिबिंब जो होगा पीछे दर्पण के पीछे बन रहा है वो होगा प्रतिबिंब। अगला है नंबर 2 कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होती है तब प्रतिबिंब जो होता है बहुत ये अनंत पर बनता है। और अनंत पर बनने का मतलब होता है कि ये प्रतिबिंब जो है दर्पण की दिशा में ही बनेगा, यानी कि दर्पण के सामने बनेगा, पीछे नहीं बनेगा। और जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी दर्पण हो, जब दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक हो जाता है। तो इसमें दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो ये प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। और वास्तविक होता है तो प्रतिबिंब उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी वस्तु अगर कहे कि वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा ही बनेगा। और जब वस्तु वास्तविक होगा तो काल्पनिक होगा तो उल्टा बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब आपका वास्तविक हो रहा है यानी कि उल्टा है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है, अनंत पे है, इसका मतलब कि काफ़ी बड़ा है। अगला नंबर 3, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यानी अगर आप यहाँ से एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, खैर आगे बताएंगे तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा। इस प्रकार का प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के सामने बनेगा और जब दर्पण के सामने बनेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा होता है। आप देख सकते हैं प्रतिबिंब ए बी है, वस्तु ए बी है, इसमें इमेज में देख सकते हैं डायग्राम में सेंटर ऑफ वक्रता के अंदर फोकस के बीच स्थित है और प्रतिबिंब आपका उल्टा दिया हुआ है मुख्य अक्ष के नीचे। ए बी ये आपका प्रतिबिंब है जो कि वस्तु से बड़ा है। देखते हैं नंबर 4, जब वस्तु केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी कि जहाँ पे वस्तु है प्रतिबिंब भी वहीं पे बनेगा तो उसका आकार बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। और इस प्रकार का प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है क्योंकि दर्पण के सामने होता है। और वक्रता केंद्र पर ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनता है और उसका साइज भी हो जाता है, आकार होता है, वो वस्तु के बराबर होता है। अगला नंबर 5, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर के बीच स्थित हो तो क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा यहाँ पे स्थित हो। जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहती है तब प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वहाँ पे, भी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है और इमेज यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है। और इस प्रकार का प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है और वास्तविक होता है क्योंकि दर्पण के आगे बन रहा है। अगला नंबर 6, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और जब फोकस पर बनता है तो प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रतिबिंब फोकस पर बन रही है। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। ये आपका हो गया अवतल दर्पण में। अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु कहीं रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो लिखा हुआ है उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहला है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब आभासी, आप ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग हमने पढ़ा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा बनता है और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनता है क्योंकि उसको हम डॉट लाइन से, डायग्राम जो भी बनता है डॉट लाइन से बनता है। तो इसमें दिया है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बहुत छोटा है, बहुत छोटा होता है। अगला है कि जब वस्तु दर्पण के सामने कहीं भी हो, यानी कि जब वस्तु दर्पण के सामने हो तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है, ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है। इस प्रकार का प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है क्योंकि ऐसा प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है।
आप देख सकते हैं डायग्राम में ऑब्जेक्ट, जो ओ लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और जहाँ आई लिखा हुआ है ध्रुव और फोकस के बीच वो प्रतिबिंब है जो कि दर्पण के पीछे बन रहा है, जिसे हम डॉट लाइन से दर्शाया हुआ है। इस प्रकार का प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो आज का हमारा इतना है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो बस इतना ही कहेंगे कि कोरोना से लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में रहिए, सेफ रहें, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।